हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों को देखा था तब हमने ये देखा था कि जो भाग 1 है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य का नाम, संघ का नाम एवं राज्य के क्षेत्र। उसके अंतर्गत हमने याद कैसे किया था, हम कहाँ रहते हैं, यूनियन, संघ और उसके क्षेत्र में रहते हैं। तो भाग 1 है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाग 1 में, तो भाग 1 में अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 1 to 4, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किसके अंतर्गत आते हैं, भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अनुच्छेद आपको याद करना ही है, ठीक है। तो फिर हम देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल नंबर हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 भारत को परिभाषित करता है। किसकी परिभाषा है वहाँ पे? इंडिया की परिभाषा है, डिस्क्राइब किया है इंडिया को। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डिस्क्राइब किस फॉर्म में करता है? तो आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया डेट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। किस तरह से परिभाषित किया गया है? तो लिखा है अनुच्छेद 1 में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, संघ होगा, ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये हमें याद हो जाना चाहिए, लेकिन याद होने से पहले हमें समझ में आना चाहिए। याद तो हम तब करेंगे जब हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इंडिया डेट इज भारत क्यों, हमारे संविधान निर्माता ने यहाँ पे इस तरह से क्यों बोला, इंडिया डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। इन यहाँ पे ये बोलने का अर्थ था क्योंकि संविधान सभा में कुछ ऐसे सदस्य थे जो चाहते थे कि क्या नाम देना चाहिए, तो संघ का नाम होना चाहिए भारत। क्या होना चाहिए? भारत। लेकिन कुछ ऐसे थे जो बोल रहे थे क्या नाम होना चाहिए? इंडिया। तो दोनों को ही संतुष्ट करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। फिर उन्होंने दूसरी बात क्या बताई कि यह एक राज्यों का संघ होगा, ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इट इज़ एन यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये बोलने का कारण क्या है, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा ना, और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा? जबकि हमने ये देखा है कि जब हमने सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं जब हमने देखी, तो हमने देखा कि संघीय एक जो फेडरल है, ये तो एक फीचर है भारतीय संविधान का, संघीय एक विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की। तो ये बोला गया बिल्कुल हमारे संविधान की यह विशेषता है संघीय, संघ, लेकिन अनुच्छेद 1 में इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। कारण ये है, इसका पहला कारण ये है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स पहला इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे देश में जो भारत का निर्माण हुआ है वो राज्य जब एक मिलकर के आए हैं, इस तरह से जब एक आए हैं उस तरह से नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पहले भारत का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? पहले हमारे यहाँ क्या हुआ है? इंडिया फॉर्म हुआ है। उसके बाद में प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य का बंटवारा हो गया कि अच्छा यहाँ पे जो है ये राज्य होंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग अलग राज्य बन गए, लेकिन एक भारत है, श्रेष्ठ भारत। जैसे कि हमारे अभी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी तरह से हमारे यहाँ राज्य एक नहीं आए हैं जब और आकर के भारत का निर्माण करें, नहीं, पहले हमारा भारत बना है, उसके बाद राज्यों का अलग अलग नाम दे दिया गया। अच्छा ये वाले राज्य हैं, ये वाले राज्य हैं, ठीक। लेकिन यही उल्टा है, क्या
संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में, वहाँ क्या होता है, यूएसए में जब स्टेट्स आए हैं, 50 राज्य आए हैं, तब जाकर के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफरेंस को बनाए रखने के लिए, ये अलगाव को बनाए रखने के लिए, क्या अलगाव कि हम पहले एक हैं, उसके बाद राज्यों का निर्माण है। भारत पहले बना है, ना कि राज्य एक साथ आए हैं तब भारत बना है। राज्य तो तब अस्तित्व में आए जब भारत बन गया, तो उसको क्या बताता है, वो बताता है राज्यों का संघ है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यदि यहीं पे संविधान निर्माता लिख देते फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जब वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स लिख देते तो ये हो जाता कि राज्यों को अधिकार दे दिया जाता, किस तरह का अधिकार दे दिया जाता कि जब इच्छा आए तब भारत से अलग हो जाओ और एक अलग देश का निर्माण कर लो, एक अलग देश का निर्माण कर लो। लेकिन राज्यों को ये स्वायत्तता नहीं दी गई है, ये पावर नहीं दी गई है कि आपकी जब इच्छा आप भारत से अलग हो जाओ, ये अधिकार प्राप्त नहीं है राज्यों को। वो आपस में आगे देखेंगे हम किस तरह से अलग अलग राज्यों का निर्माण होता है, वो अलग बात है, लेकिन भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला है, राज्यों का संघ बोला है, ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ बोला है। ये जो मैंने अभी बताया है, ये दोनों ही प्रश्न, यानी कि पहला कारण क्या है कि हमारे यहाँ राज्य पहले नहीं आए, पहले अस्तित्व में भारत आया है, हमारा संघ आया है, उसके बाद राज्यों का गठन हुआ है। दूसरी बात ये होती है कि राज्यों को स्वायत्तता नहीं है, पावर नहीं है कि वो भारत से अलग हो सके। ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं कि किस तरह से आए हैं कि क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोला है, क्यों राज्यों का संघ बोला गया, कारण जहाँ पे देता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है वहाँ पे आया है, और ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ बोला गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। आगे ये बताया जा रहा है, इसी अनुच्छेद 1 में आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है कि ये जो भारत का क्षेत्र है, आगे बताया जा रहा है, ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया होता क्या है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है जिसमें 3 शब्द सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं? भारत का क्षेत्र का अर्थ होता है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र का अर्थ है राज्यों का क्षेत्र, यानी कि जो भी राज्य हैं उनका जो क्षेत्र है वो होता है। दूसरे में क्या आते हैं? केंद्र प्रशासित प्रदेश भी आ जाते हैं, किसके अंतर्गत? भारत के क्षेत्र के अंतर्गत। तीसरे में वे क्षेत्र भी आते हैं जो भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किए जा सकते हैं, अधिगृहित किए जा सकते हैं किसी भी समय। इट मीन्स under article number 1, territory of India means territories of the states, union territories and territories that may be acquired by the government of India at any time। इस तीन तरह में, यानी कि ये 3 प्रकार हैं किसको परिभाषित करने के लिए? भारत के क्षेत्र को, टेरिटरी ऑफ इंडिया को परिभाषित करने के लिए। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे आ जाते, एग्जाम में इसी तरह से पूछा गया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या होता है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया का हमको तीनों ही याद रखना है। क्या याद रखोगे आप लोग? कि जो राज्यों का क्षेत्र है, दूसरा जो केंद्र प्रशासित प्रदेश है, और तीसरा ऐसे कोई भी क्षेत्र जिसको भारत सरकार अधिग्रहित कर ले कभी भी किसी भी समय जब भी उसकी इच्छा हो। ठीक, फिर क्या बताया जा रहा है और क्या अर्थ होता है ये भारत का क्षेत्र का मतलब क्या है? क्यों ये लिखा गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया? अनुच्छेद 1 में टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया है और यूनियन ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिख दिए? जिस तरह से यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखे हैं, राज्यों का संघ लिखे, वैसे क्यों नहीं लिखे भारत का संघ? क्यों नहीं लिखे? और क्यों लिखे भारत का क्षेत्र? ये 3 शब्दों को परिभाषित करने के लिए भारत का संघ लिख देना था, तो यहाँ पे भारत का क्षेत्र क्यों लिखा गया है? तो उसका कारण ये है, भारत का क्षेत्र बोलने के पीछे कारण है कि ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, भारत का क्षेत्र है, यह एक व्यापक अभिव्यक्ति है। किस तरह की व्यापक अभिव्यक्ति है उसको हम देखते हैं।
बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली द स्टेट्स। यदि हम यूनियन ऑफ इंडिया बोल देंगे, यदि हम भारत का संघ बोल देंगे, तो ये केवल एक ही शब्द में सिमट जाएगा। और वो कौन सा शब्द है? वो शब्द सिमट जाएगा केवल राज्य में, केवल सीमित हो जाएगा। यदि भारत का संघ, तो संघ कौन आया था? यानी कि कौन? हमारे भारत का निर्माण हुआ, फिर छोटे छोटे फिर राज्य बन गए। तो यदि लिख देते भारत का संघ, तो केवल वो क्या बताता? राज्य को बस डिनोट करता, राज्य को बस परिभाषित करता। लेकिन ऐसा तो नहीं, यहाँ तो केंद्र प्रशासित प्रदेश भी हैं। साथ में भारत सरकार किसी भी देश के कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहित करती है, तो वो भी तो भारत के अंग हो जाते हैं। जिस तरह से दमन दीव को लिया गया, दादर एंड नागर हवेली को लिया गया, तो वो फिर कहाँ जाए? तो क्या वो भारत के क्षेत्र नहीं है? तो इस वजह से क्या बोला गया है? भारत का क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या बताया गया? ये यूनियन ऑफ इंडिया केवल राज्यों को परिभाषित करता है, जबकि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया न केवल राज्यों को समेटे हुए है, बल्कि केंद्र प्रशासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज को साथ में ऐसे क्षेत्र, ऐसी टेरिटरीज डेट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम। व्हाट डज इट मीन? यानी कि इसमें बताया गया है यह जो भारत का क्षेत्र है वह एक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें न केवल क्षेत्र राज्य शामिल है, बल्कि केंद्र प्रशासित प्रदेश एवं ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी समय अधिग्रहित किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन इसी फॉर्म में आया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों लिया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया? तो यूनियन ऑफ इंडिया यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये टिक करना है कि इसका अर्थ केवल राज्य होते हैं। जबकि यदि भारत का क्षेत्र बोल दिया जाता है तो ये जो हमने 3 देखा, ये 3 पॉइंट्स, ये तीनों को आपको टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। और क्या बताया जा रहा है? अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है? तो आर्टिकल नंबर 2 बोलता है इट ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट। एक चीज याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? यहाँ पे जो भी बात होगी इस अनुच्छेद में, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और वी कैन से भाग 1 में जहाँ कहीं भी बात होगी, एग्जामिनर हमें घुमा देते हैं, तो आपको ये याद रखना है पार्लियामेंट। हर जगह में संसद का नाम आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। हम सोचते हैं कि संसद नहीं होगा। संविधान के तहत में किसको पावर है? पार्लियामेंट को पावर है। किस तरह से वो आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ आपको याद जो मैं अभी करवाना चाहती हूँ वो ये है कि आप एक शब्द को बस याद कर लो, संसद, पार्लियामेंट। भाग 1 को पढ़ने के लिए क्या शब्द आप याद करेंगे? पार्लियामेंट, संसद। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो इसमें बताया गया है कि संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसके द्वारा? संविधान ने संसद को 2 शक्तियां प्रदान की हैं। और वो कौन सी 2 शक्तियां हैं? तो वो है भारत के संघ में नए राज्यों को स्वीकार करने की शक्ति। क्या शक्ति? भारत के संघ में नए राज्यों को स्वीकार करने की शक्ति। और दूसरी शक्ति क्या है? नए राज्य स्थापित करने की शक्ति। तो क्या क्या करना है? 2 शक्ति कौन कौन सी है? स्वीकार, और दूसरी क्या है? स्थापित यानी कि स्वीकार करना, और दूसरा है स्थापना करना। हम आ जाते हैं, यहाँ क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 2 ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट। और वो कौन कौन से 2 पावर? द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, और सेकेंड पावर क्या है? द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। अब आप ये बताइए कि जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, जो स्थापना होती है, तो स्थापना तो नए सिरे से होती है। स्थापना हो रही है तो नए सिरे से होती है। नए सिरे से होना मतलब क्या है? यहाँ पे उसका क्या अर्थ लिया जाएगा कि ऐसे क्या लिखा है? एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, नया बनाना है, नई स्थापना करना है, यानी कि ऐसे राज्यों की जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, जो पहले अस्तित्व में नहीं है, उनकी स्थापना। ठीक, फिर यहाँ पे बोला गया है द पावर टू एडमिट, स्वीकार करना, प्रवेश देना।
स्वीकार करना, प्रवेश देना। अब ये बताइए प्रवेश किसे दिया जाता है, स्वीकारा किसे जाता है? जिसका अस्तित्व पहले से होता है। स्वीकारेंगे हम किसको? हम जब स्कूल में जाते हैं, हमारा अस्तित्व है तभी तो हम वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। हमारा अस्तित्व है तभी तो हम गए हैं एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो एडमिट करना है। एडमिट करना है मतलब कि स्वीकारना है, प्रवेशित करना है। तो यानी कि ऐसे राज्यों को प्रवेशित, नए राज्य तो है लेकिन वो पहले से अस्तित्व में थे। नए हैं लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो अस्तित्व में थे। ठीक, यहाँ पे क्या है, एकदम नए राज्यों की स्थापना करना। ये बिल्कुल, ये जो एक एक पॉइंट मैं बोल रही हूँ बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना आप लोग। पूरा का पूरा एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो एग्जाम में आता है। ठीक, तो बिल्कुल दिमाग में एक एक पॉइंट को बैठाना कि यदि बोला गया है, क्या बोला गया है, कैसे पूछा गया है, द पावर टू एडमिट इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। इसका क्या तात्पर्य होता है? भारत के संघ में नए राज्यों को स्वीकारने की शक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये होता है ऐसे राज्यों को स्वीकार करना जो पहले से अस्तित्व में हैं। ऐसे राज्यों को स्वीकार करना जो पहले से अस्तित्व में है। क्या? विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इट मीन्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। फिर दूसरी बात आती है नए राज्य स्थापित करने की शक्ति से क्या तात्पर्य है? तो नए राज्य स्थापित करने की शक्ति से तात्पर्य है नए राज्यों की स्थापना, मतलब जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे, विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे उनकी स्थापना करना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है ना, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट को क्लियर करने की। आर्टिकल नंबर 3 में हम आ जाते हैं, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या बताया जा रहा है? तो अनुच्छेद 3 में बताया जा रहा है इट ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू। क्या बोला गया है? अनुच्छेद 3 में संसद को अधिग्रहित करता है, अधिकृत करता है, सॉरी मैंने अधिग्रहित बोल दिया, संसद को अधिकृत करता है मतलब अधिकार देता है, अधिकार देता है। ठीक, देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको क्या रटवाया है? पार्लियामेंट। संसद लिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है? संसद लिखा है। ठीक, एक क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, संसद है यहाँ पे। ठीक, पार्लियामेंट लिखा हुआ है। संसद को किस तरह की पावर देता है? आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल नंबर 3 बोलता है, अनुच्छेद 3 बोलता है किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाए। कौन? संसद। या फिर दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर या एकजुट करके किसी भी राज्य के किसी हिस्से के लिए कोई भी क्षेत्र का गठन करें। ठीक है, क्या बताया गया है? मुझे पता है एक बार में याद नहीं होता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल इसको एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। क्या है यहाँ पे? फर्स्ट थिंग क्या है? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी from any state or by uniting two or more states or part of states or by uniting any territory to a part of new state। अब हमें इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट क्या पूरा एकदम रट लेना है क्या? तो हमें याद क्या करना है? एक शब्द। कौन सा शब्द याद करना है? फॉर्म अ न्यू स्टेट। आर्टिकल नंबर 3 में फर्स्ट थिंग जो हमें याद करनी है, अनुच्छेद 3 में पहली बात जो हमें याद करनी है, और वो क्या बात याद करनी है? किसी भी फॉर्म अ न्यू स्टेट। क्या याद करना है? फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया राज्य बनाना, नया राज्य बनाना याद करना है। बनाना, ठीक, बनाए लिखा है। कौन बनाता है? संसद बनाते हैं। फॉर्म अ न्यू स्टेट कौन करता है? नया राज्य, संसद, पार्लियामेंट। ठीक, एक शब्द में एक शब्द आप लोग याद करेंगे। दूसरी बात जो हमें देखनी है वो ये है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। एक्सक्यूज मी। नाउ वी शैल कंटिन्यू। सेकेंड थिंग जो हमें याद करनी है वो है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि। थर्ड क्या है?
डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना। फोर्थ क्या है, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। फिफ्थ क्या है, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का नाम बदलना। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, ये 5 चीज आती हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। हमें क्या क्या याद करना है, केवल और केवल हमें ये याद करना है, संसद को अधिकार है नए राज्य बनाने का, नए राज्य बनाने का। फिर दूसरा अधिकार ये है राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि करने का, राज्यों के क्षेत्र कम करने का, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का, राज्य के नाम बदलने का। ये सब किसे अधिकार है, तो संसद को अधिकार है। द पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 3 authorizes the parliament to form a new state, then increase the area of any state, diminish the area, alter the boundaries, alter the name। अब हमें याद कैसे हो, बिल्कुल हमें तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब हमें याद कैसे हो, तो हम एक ट्रिक से याद करेंगे। पहले मैं आपको इंग्लिश में ट्रिक बता देती हूँ, और वो है कि कौन सी ट्रिक है, फिदा। क्या याद करेंगे, फिदा याद करेंगे। एफ से क्या होगा, फॉर्म, नया बनाना है, नए राज्य की स्थापना। फिर क्या करना है, इंक्रीज करना है, राज्य की क्षेत्र को बढ़ाना है, वृद्धि करना है। फिर क्या करना है, कम करना है, क्या करना है, डिमिनिश कर देना है, ठीक है, कम कर देना है। फिर उसके बाद क्या है, अल्टर द बाउंड्री, क्या करना है, बाउंड्री को बदल देना है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, अल्टर द नेम, क्या है, नाम को बदलना है, अल्टर द नेम। तो हमें याद क्या करना है, फिदा। इंग्लिश में हमें क्या याद करना है, फिदा याद करना है। अब ये तो हो गया, ठीक है, अल्टर, जहाँ पे हम फॉर्म, इंक्रीज, डिमिनिश, अल्टर बाउंड्री और अल्टर नेम याद कर लिए। फिर उसके बाद ये किसके अंतर्गत हमने याद किया, ये हमने याद किया अनुच्छेद 3 आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत। अब हम हिंदी में कैसे याद करें, तो हमें एक ट्रिक है, आप लोग अपनी भी ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन याद करने का एक जो सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर आप अपनी भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं। तो क्या है, जो है एक ट्रिक, वो है बीवी की सनक। क्या है, बीवी की सनक, ठीक है, जहाँ पे के का जो है साइलेंट रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। बीवी की सनक, इसका क्या मतलब होता है, बी मतलब क्या है, बनाना, नए राज्य बनाना, ठीक है, बनाना। फिर उसके बाद क्या है, वी से वृद्धि करना, क्या है, वृद्धि करना। फिर आता है की, कम करना, कम करना। स से क्या है, सीमा में परिवर्तन, सीमा, अल्टर द बाउंड्री, सीमा में परिवर्तन। न से क्या है, नाम में परिवर्तन। तो क्या है, आप लोग याद कर सकते हैं, बीवी की सनक। ब से क्या हो जाएगा, बनाना, नए राज्य बनाना। व से वृद्धि, क से कम करना, क्षेत्र को कम करना, सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन। तो आप लोग इंग्लिश में याद करना, इंग्लिश में याद कर लिए, जहाँ पे मैंने आपको बताया फिदा याद कर लीजिए, और हिंदी में याद करना है तो बीवी की सनक याद कर लीजिए। तो आपको आर्टिकल नंबर 3 अनुच्छेद 3 याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली हमसे पूछता है। अब हम आगे आ जाते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें, आर्टिकल नंबर 3 लेज डाउन 2 कंडीशन। अनुच्छेद 2 कंडीशंस को, अनुच्छेद 3 सॉरी, यदि मैंने 2 बोल दिया है तो सॉरी फॉर दैट। आर्टिकल नंबर 3 2 कंडीशन रखता है, और वो क्या क्या 2 कंडीशन है, तो पहली बात तो ये है, हमने क्या देखा कि ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नए राज्य की स्थापना कर दे रहे हैं। तो नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल क्या है, एस्टैब्लिशमेंट से फॉर्म है। तो इसमें बताया गया है, फर्स्ट थिंग क्या है, अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबोव चेंजेस, जो भी अभी बताया गया 5 चेंजेस, यानी कि फिदा करने के लिए क्या क्या है, अ बिल contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। ये बोला गया है कि जो 5 चेंजेस जो भी लाने हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, उसके लिए एक विधेयक लाना पड़ेगा, और विधेयक जब लाएंगे तो वो कहाँ पे ला रहे हैं, संसद में ला रहे हैं। और पूर्वानुमोदन यानी कि पूर्व अनुमति किससे लेनी है, तो राष्ट्रपति के सिफारिशों के आधार पर ही लाया जा सकता है। क्या करने के लिए, तो जो हमने 5 पॉइंट्स अभी देखे हैं आर्टिकल नंबर 3 में, वो करने के लिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम अपनी ट्रिक से याद करें तो फिदा के लिए
फिदा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बिल लाना पड़ेगा। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। किसकी सिफारिशों से, पूर्व सिफारिश किसकी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की। वही बताया गया है। उपरोक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। ये पहली कंडीशन है फिदा करने के लिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है बिफोर रिकमेंडिंग द बिल को रिकमेंड, यानी कि राष्ट्रपति जब उसकी सिफारिश करते हैं उससे पहले उन्हें क्या करना है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अब क्या है, ये सिफारिश से तो आ रही है, लेकिन सिफारिश से पहले राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि, यानी कि टाइम फ्रेम बता देंगे, निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसे संबंधित राज्य, यानी कि हम नया यहाँ पे राज्य बना रहे हैं, हम आपकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, हम आपका नाम बदल रहे हैं, हम आपकी सीमा बदल रहे हैं, हम आपके क्षेत्र में कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए किसको बताना है, राज्यों को क्या करना है, राज्यों से उनके विचार पूछने हैं कि आपके क्या विचार हैं। ठीक, संबंधित राज्य विधेयक को संदर्भित करना होता है। उस विधायिका, वहाँ की जो विधायिका होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वहाँ पे भेजना पड़ता है। क्या भेजना पड़ता है, उनके विचार पूछने पड़ते हैं। किसे पूछना पड़ता है, तो राष्ट्रपति को पूछना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं, ये 2 पॉइंट आते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो वो 5 पॉइंट जो हमने अभी देखे उसके लिए ये आते हैं। ठीक, आगे क्या बताया जा रहा है, आगे ये बताया जा रहा है भेजेंगे, तो राष्ट्रपति तो भेज दे रहे हैं, यानी कि सहमति ले रहे हैं। किसकी ले रहे हैं, राज्य के विचार व्यक्त करने के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन यदि राज्यों ने विचार, राष्ट्रपति या संसद क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये विधेयक कहाँ पे रखा जा रहा है, तो संसद के समक्ष रखा जा रहा है। ठीक है, किसके पूर्वानुमोदन, किसकी पूर्व सिफारिशों के आधार पर, तो राष्ट्रपति के सिफारिशों के आधार पर रखा जा रहा है। इसी वजह से क्या लिखा हुआ है हमारे संविधान में, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधायिका के विचारों से बाध्य नहीं होंगे, यानी कि वो हाँ बोलते हैं तो ठीक है, ना बोलते हैं तो भी ठीक है। और समय पर यदि वो जो भी इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, मानिए इन्होंने बोला कि 30 दिन में आप अपने विचार हमें बता दीजिए। अब यदि वो 30 दिन के भीतर अपने विचार बता देते हैं, या तो हाँ बोल दिए तो बहुत अच्छा, ना बोले तो भी कोई बात नहीं, हम तो भी बदल देंगे। ठीक, तो क्या बोला गया है, और समय पर विचार प्राप्त होने पर भी उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार भी कर सकते हैं, यदि हाँ बोल रहे हैं बहुत अच्छा, ना बोल रहे हैं तो भी यदि संसद को लगता है अरे ना बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को लगता है ना बोलें तो भी ठीक है, स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। ये पूरा पावर किसके पास है, राष्ट्रपति या संसद के पास है। स्वीकार कर भी सकते हैं राज्यों के विचार, या स्वीकार नहीं भी करेंगे, वो बाध्य नहीं है इसके लिए, वो बाध्य नहीं है इसके लिए। क्या बताया गया है, द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। इज दैट ओके टू यू। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर क्या बताया जा रहा है, फिर जैसे कि अब एक बार अब वो बिल्कुल बिल जो है संसद के समक्ष रखी गई, पूरी प्रोसीजर फॉलो की गई, और उसके बाद में उसमें जो है संशोधन लाया जा रहा है, वो लाने की बात हो रही है। तो क्या बताया गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in the parliament। ये बताया गया कि हर समय एक बार राज्यों को भेज दिए राष्ट्रपति, उनके विचार पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या नहीं, फिदा में आपके क्या विचार हैं, तो वो या तो हाँ बोले ना बोले उनकी इच्छा, या तो निश्चित समय अवधि पर जवाब देते हैं तो भी इच्छा, लेकिन किसी भी तरह से बाध्य नहीं होंगे उनके विचार। ठीक, फिर बताया गया है कि अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस यदि लाना है तो क्या अब बार बार उन्हें भेजा जाएगा क्या, तो नहीं, बार बार नहीं भेजा जाएगा। जब भी विधेयक में संशोधन पेश किया जाता है और संसद में स्वीकार किया जाता है तो हर बार राज्य विधायिका को नया संदर्भ देना आवश्यक नहीं होता है, बार बार उनसे नहीं पूछा जाएगा, एक बार पूछ लिए हो गया। ठीक,
फिर क्या बताया जा रहा है, तो इसी क्रम में यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है, यानी कि ऑल टू ऑल शक्ति किसके पास है, ऑल टू ऑल शक्ति है पार्लियामेंट के पास में। क्यों, क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 अनुच्छेद किसको अधिकृत किया है, तो अधिकृत तो संसद को किया है। किसको किया है, संसद को किया है। क्या करने के लिए, फिदा करने के लिए। अब फिदा में आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, वो 5 पॉइंट्स जो हमने देखे हैं, इसलिए मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ, या फिर हम हिंदी में बोले तो बीवी की सनक, जैसे हमने याद किया है। आप अपनी भी कोई सी ट्रिक लगा लीजिए, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तो ये करने के लिए अधिकृत संविधान ने किसे किया है, संसद को किया है। तो ऑल टू ऑल हम क्या ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतरता की अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। अब संविधान इसकी गारंटी देखिए दे देते कि आपका अस्तित्व है, संविधान बोल देते कि अस्तित्व है। मध्य प्रदेश, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं मध्य प्रदेश, संविधान बोल देता कि मध्य प्रदेश का अस्तित्व है। अब यदि अस्तित्व है तो कभी भी छत्तीसगढ़ तो बन ही नहीं पाता मध्य प्रदेश से अलग होकर के। तो संविधान ने किसी भी राज्य के अस्तित्व की बात को नहीं स्वीकारा है। ये किस पर छोड़ दिया है, ये संसद पर छोड़ दिया है। हम आपको अधिकार देते हैं कि आप किसी भी राज्यों का निर्माण कीजिए, उनके क्षेत्र को घटाइए, बढ़ाइए, सीमा का नाम परिवर्तित कीजिए या उस राज्य का नाम ही परिवर्तित कर दीजिए। ये पूरी पावर किसको दे दी गई, पार्लियामेंट को दे दी गई। इसी वजह से बोला जा रहा है किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतरता के अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या संविधान में दी गई है, तो नॉट गारंटेड। ठीक है, फिर इसका क्या मतलब हुआ, नॉट गारंटेड का मतलब यहाँ पे क्या लिया जाना चाहिए, तो जो गारंटी नहीं दी जाती इसका मतलब इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। भारत को विघटित राज्यों का एक अविघटित संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि राज्यों के अस्तित्व की जब गारंटी नहीं है, इसका मतलब राज्य तो कम बढ़ ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं, कभी 29 हो गए तो कभी 28 हो गए, तो इस तरह से हो सकते हैं। लेकिन भारत तो एक ही रहेगा, यानी कि हमारा जो संघ है वो अविघटित है, क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये नहीं हटे, ये नहीं मिट सकता, हमारा संघ नहीं मिट सकता। तो क्या घट बढ़ सकता है, विघटित राज्य का विघटन हो सकता है, किंतु संघ का विघटन नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अमेरिका में क्या है, एग्जाम में आया हुआ, अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका को किस रूप में बताया गया है, तो मैंने आपको शुरू में ही क्या बताया कि वहाँ पे राज्य एक साथ आए थे और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण हुआ है। ठीक है, राज्य एक साथ आए हैं फिर निर्माण हुआ है। लेकिन यदि वहाँ पे अब राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, राज्य के क्षेत्र में बढ़ाना घटाना, नया राज्य बनाना, उसके लिए जब विधेयक कहाँ जाएगा, राज्यों के पास जाएगा, तो राज्य जो भी जवाब देंगे, उनके जो विचार होंगे वो बाध्य होंगे किस पर, वहाँ पे बाध्य होते हैं, इनके विचार बाध्य होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि राज्यों के विचार बाध्य नहीं होते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, संसद के पास में पूरी पावर है, वहाँ पे क्या होता है, बाध्य होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, वहाँ पे विघटन नहीं हो सकता, किसका, राज्यों का विघटन नहीं हो सकता, आसानी से कोई नहीं तोड़ सकता वहाँ के राज्यों को। तो उसको क्या बोला गया है, अविघटित राज्यों का एक अविघटित संघ है, एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहाँ पे पावर नहीं है कि आप राज्यों को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये पावर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
आगे आ जाते। अब क्या हमें देखना है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 4 आर्टिकल नंबर 4। हमने अभी तक देख लिया, कहाँ तक देख लिया, हमने 3 तक देख लिया। अब हम आ जाते हैं 4 में। 4 क्या बताता है, तो 4 ये बताता है कि 4 के अंतर्गत ये क्या घोषणा की गई है, ये जो राज्यों का जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या था, याद कीजिए, एडमिट करना और एस्टैब्लिश करना, प्रवेश और स्थापना, स्वीकार एवं स्थापना लिखा था ना, अभी जस्ट हमने देखा। यदि आप प्रॉपरली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो समझ रहे होंगे। तो क्या बताया गया है अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि जो राज्यों के प्रवेश या स्थापना जो कि अनुच्छेद 2 के तहत है, एवं नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में जो परिवर्तन किया जाता है, किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो किया जाता है कि इनका ये जो भी हो रहा है तो नहीं माना जाता। तो क्या है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये जो हो रहा है ये संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं किया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, अभी जस्ट हमने क्या देखा है, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ अभी जस्ट हमने क्या देखा है, तो आर्टिकल नंबर 2 में हमने देखा है कि एडमिट करना है और एस्टैब्लिश करना है, स्वीकार करना है, यानी कि नए राज्यों को स्वीकार करना है और नए राज्यों की स्थापना करना है, हमने आर्टिकल नंबर 2 में देखा। फिर हमने आर्टिकल नंबर 3 में हमने फिदा को देखा। अब जब हमने ये देखा तो हमें तो ये लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे ना नए राज्यों का गठन हो रहा है और स्थापना हो रही है, और यहाँ पे फिदा, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, हो रहा है। तो क्या संविधान में संशोधन किया जा रहा है, क्या ये सब जो भी हो रहा है तो क्या संविधान में संशोधन किया जा रहा है? तो अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि ये जो भी हो रहा है ये संविधान के संशोधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये क्या है, संविधान के आर्टिकल नंबर 360 के तहत संविधान में संशोधन इनका नहीं माना जाना चाहिए। ठीक क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन under Article 4 itself declares that laws made for the admission or establishment of a new states under Article 2 and the formation of new state and alteration of areas, boundaries or name of existing states under Article 3 are not to be considered as an amendment of the Constitution under Article 368। क्यों? क्योंकि ये 368 के अंतर्गत ही हमारे संविधान का संशोधन होता है। हमने देखा था अमेंडिंग पावर कहाँ पे लिखी गई है, अमेंडमेंट्स कहाँ है, तो आर्टिकल नंबर 368 में है। तो आर्टिकल नंबर 360, तो क्या ये सब जो चेंज हो रहा है वो संशोधन है क्या? तो बोला गया वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं है। तो फिर क्या है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है दैट सच लॉज कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कानूनों को साधारण बहुमत से और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। अब संविधान में संशोधन नहीं है तो किस तरह से इसको पारित कर देंगे, जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ को पास करते हैं, जैसे कि कोई भी एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत, जो साधारण कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो जाता है, साधारण बहुमत से ही पास हो जाता है कोई भी लॉ। तो बस इसको भी वैसा ही करना है, किसको, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में जो कुछ भी किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट, जो हमें याद रखना है वो ये है, क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हमें याद करना है। क्या याद करना है, हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 हमने देखा है। आर्टिकल नंबर 3 में हमने क्या देखा, तो आर्टिकल नंबर 3 में हमने देखा है फिदा, हमने आर्टिकल नंबर 3 में देखा है, यानी कि राज्यों का निर्माण हो रहा है, फिर उसके क्षेत्र बढ़ाए जा रहे हैं, उसके क्षेत्र घटाए जा रहे हैं, यहाँ पे सीमा का नाम बदला जा रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल राज्यों का नाम ही बदल दिया गया, हमने देखा ना अभी किसमें, अनुच्छेद 3 में। और हमने आर्टिकल नंबर 2 में क्या देखा, तो हमने आर्टिकल नंबर 2 में देखा नए राज्यों को स्वीकार करना, प्रवेश देना नए राज्यों को, ठीक है, नए राज्यों को स्वीकार करना। फिर हमने देखा कि नए राज्यों की स्थापना करना, एडमिट और एस्टैब्लिश हमने देखा आर्टिकल नंबर 2। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो आर्टिकल नंबर 2 है, इट रिलेट्स टू द एस्टैब्लिशमेंट्स और एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट्स डेट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया।
वेयर एज आर्टिकल नंबर 3 रिलेट्स टू द फॉर्मेशन और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला जा रहा है ये जो फिदा किया जाएगा उन राज्यों में किया जाएगा जो पहले से ही भारतीय संघ के जिनका अस्तित्व है भारत संघ के मौजूदा राज्यों के गठन या परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो भारत संघ के मौजूदा राज्यों से जो पहले से हैं यहीं पे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के क्या हो गया, फॉर्म हुआ, यानी कि नए राज्य की स्थापना किसकी हुई? छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई। समझ रहे हैं आप लोग? तो किसके तहत हुआ था? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब यहाँ पे बात आती है कि अनुच्छेद 2 जो कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, ये वैसे राज्य हैं जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, ये उनसे संबंधित है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो एडमिट और एस्टैब्लिश बोला गया है वो किससे संबंधित है? जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है उनसे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि अच्छा ये जो बताया गया है आर्टिकल नंबर 3 में, अनुच्छेद 3 में ये जो बताया गया कि राज्यों के क्षेत्र को कम कर देना है, तो क्या इसका तात्पर्य ये होता है क्या कि हम अपने किसी भी क्षेत्र को किसी भी विदेशियों को दे दें, मतलब फॉरेन कंट्री दूसरे देश को दे दें? क्या इसका ये मतलब है? डज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड्स ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री? यानी कि कभी भी मन किया कोई भी क्षेत्र उठा करके चाइना को दे दिए, पाकिस्तान को दे दिए, किसी को भी दे देंगे क्या? जो आपने बोला कि क्षेत्र को कम कर दो, तो इसका मतलब क्या ये है? तो इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है, बताया गया है। ऐसा ही बात उठी थी, कब उठी थी? तो 1960 में उठी थी। ये बात उठी थी, कब उठी थी? तो 1960 में उठी थी ये बात। और उस समय क्या बोला गया था? तो 1960 में क्यों उठी थी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए क्या है एक्सप्लेनेशन। तो 1960 में क्या बोला गया था? बेरुबारी यूनियन। ये क्या है? बेरुबारी यूनियन वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है, पश्चिम बंगाल का बेरुबारी यूनियन। ठीक है, इसमें बात ये हुई थी कि बेरुबारी यूनियन को उस समय क्या था, आपको पता होगा कि जो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो उस समय क्या बोला जाता था? ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो बात उठी कि बेरुबारी यूनियन को जो है ईस्ट पाकिस्तान को देने की बात थी। तो ये मुद्दा कहाँ पे गया? ये मुद्दा गया है सुप्रीम कोर्ट में गया। कब गया? 1960 में गया। तो उस केस का क्या नाम बना? बेरुबारी यूनियन केस। क्या बना? बेरुबारी यूनियन केस, बेरुबारी संघ केस। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया ये जो संसद को जो अधिकार है, क्या अधिकार है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को जो अधिकार है राज्यों के क्षेत्र को कम करना, वो उन्हें ये अधिकार नहीं प्रदान करता कि वो किसी भारतीय क्षेत्र को किसी भी विदेशी को दे दें, विदेशी देश को दे दें, विदेश यानी कि किसी भी अन्य देश को दे दें, फॉरेन कंट्रीज को दे दें। क्षेत्र जो कम करने की शक्ति है संसद के पास, वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी भी क्षेत्र को विदेशियों को दे दिया जाए। बिल्कुल, ये किस में बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। किस में बोला? तो बेरुबारी यूनियन केस 1960 में बोला गया। इसी वजह से, और यही कारण है, क्या कारण है? हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। और यही कारण है कि भारत के क्षेत्र, अब यदि बोला जाए, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, किसी का भी मन किया तो उठा करके दे देंगे क्या चाइना को हमारे देश का कोई भी हिस्सा? तो नहीं। यदि कोई ऐसी बात आती है कि किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना है, तो बिल्कुल क्या करना है? तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता है। तो यदि आप दे रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा? संशोधन माना जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था आर्टिकल नंबर 3,
हमने किस में देखा था, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 2, जो कि बोलते हैं आर्टिकल नंबर 4 अनुच्छेद 4 क्या बोलता है, अनुच्छेद 4 बोलता है ये जो संसद के पास शक्तियां हैं अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के लिए वो किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी यूनियन केस 1960 में बोला है यदि ये जो डिमिनिश होता है, कम करने की शक्ति का तात्पर्य अपने क्षेत्र को किसी भी अन्य देश को देना बिल्कुल नहीं है, और यदि कहीं देने की बात होगी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा। ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसकी पीडीएफ में मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दे दूंगी। यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसी वजह से हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन जब पीडीएफ आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए तो उसमें मैं आपको हिंदी भी कन्वर्ट करके दे दूंगी। इसी क्रम में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया, उसके बाद में क्या आया है, 1960 में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। 9th कॉन्स्टिट्यूशन, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है 1960 में। ठीक, साथ में ये किसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, देखिए हम ये देख रहे हैं क्या ये जो संसद के पास क्षेत्र कम करने की शक्ति है, क्या उसका मतलब ये है कि अपने क्षेत्र को उठा करके किसी अन्य देश को दे दें? तो बताया जा रहा है कि नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। और इसके तहत पहली बात हमने बेरुबारी यूनियन केस में देखा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। फिर हमने देखा कि 9वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है 1960 में। तीसरी बात यह है कि 1969 में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है सेटलमेंट ऑफ ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यदि किसी देश के साथ में भारत की सीमा का कोई विवाद चल रहा है, यदि कोई सीमा का विवाद चल रहा है और विवाद के तहत जो कोई भी निर्णय होता है, यानी कि वो विवाद का जो निपटारा किया जाता है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगेन मैं एक बार रिपीट करती हूँ, यदि भारत का किसी अन्य देश के साथ में सीमा के लिए विवाद चल रहा है तो उस विवाद के निपटान के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर कैसे उसका निपटान होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है 1969 में कि उसे किस तरह से निपटाया जाएगा, तो इट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, इट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जिसे हम बोलते हैं, कार्यपालिका के तहत में वो सब किया जाएगा। एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, उसे कार्यपालिका के द्वारा कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके द्वारा कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के द्वारा उसका निपटान कर दिया जाएगा, क्योंकि जो विवाद निपटान हो रहा है, सीमा का जो विवाद निपटान है, वो बिल्कुल भी ये नहीं बताता कि हमने अपने क्षेत्र को किसी को दे दिया है। निपटान कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम? निपटारा कर रहे हैं। हम किसी को निपटारे में क्या होता है, कुछ लेना देना, एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, निपटा रहे हैं हम, ठीक है। जो बिल्कुल क्या बताया गया, जो ये निपटान हो रहा है, जो डिस्प्यूट जो चल रहे थे, बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो जो है उसका निपटान कैसे हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव एक्शन से। उसके लिए बिल्कुल भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संविधान में संशोधन की आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम अपने किसी क्षेत्र को किसी भी दूसरे देश को देंगे। इसके तहत जब देने की बात आती है तो इसके तहत में क्या होता है कि जब ये विवाद चल रहा था तो मुद्दा उठता है इंडिया और बांग्लादेश का, और उस समय क्या था, तो उस समय था इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान। क्या था? इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान था। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, इनके बीच में जो भी सीमा का, जो भी लैंड बाउंड्री, इनके बीच में जो भी सीमा थी वो किसके द्वारा निर्धारित की जा रही थी? तो उस समय निर्धारित की जा रही थी रेड क्लिफ अवॉर्ड के तहत में। आप लोग पढ़े होंगे, किस में पढ़े होंगे आप लोग? बिल्कुल अपने हिस्ट्री में ये सब आपने पढ़ा होगा। तो 1947 में जो इंडिया और ईस्ट
पाकिस्तान, जो कि प्रेजेंट डे का बांग्लादेश है। जो सीमा का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किसके तहत में आता था, तो रेड क्लिफ अवॉर्ड में 1947। इसके तहत में क्या हुआ था, एक बागी अवॉर्ड आया था। क्या आया था, बागी अवॉर्ड आया था, ठीक है, जो कि सभी अवॉर्ड को जो है रिजॉल्व कर रहा था। बागी अवॉर्ड आया था, वो किस लिए था कि भारत और ईस्ट पाकिस्तान के तहत जो भी सीमा है उसका निर्धारण करने के लिए ये दोनों अवार्ड थे। कौन से, एक 1947 का रेड क्लिफ और दूसरा बागी अवार्ड 1950 का। उसके तहत में इस तरह के विवाद चल रहे थे, वो सीमा को लेकर के जो विवाद चल रहे थे, तो 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था। नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री और वहाँ नून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून, इनके तहत में एक एग्रीमेंट हुआ था। एक एग्रीमेंट हुआ, कब हुआ, तो 1958 में हुआ। और 1958 में और ये विवाद चल रहे थे, और इसीलिए जो भी इशू अभी जो मैंने आपको क्या बताया, 1968 का बेरूबारी यूनियन, ये वेस्ट बंगाल में था, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इसके लिए विवाद था। तो 1968 में मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी हिस्सा, यदि किसी भी हिस्से को देने की बात होगी तो क्या होगा, पूरा संविधान में संशोधन किया जाएगा, तभी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत में उसको क्या माना जाएगा, संशोधन माना जाएगा। फिर उसके तहत में मैंने आपको क्या बताया कि 9वां संविधान संशोधन अधिनियम आ गया 1960 में। और उसके बाद में फिर इस तरह से जो विवाद चल रहे थे उसके तहत में 16 मई 1974 को क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ था। किसके किसके बीच में, ये मैंने आपको बताया है, किसके किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, भूमि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक, किस लिए हुआ कि एनक्लेव को बदलने की बात हो रही थी, एनक्लेव को बदलने की बात हो रही थी। अब जब एनक्लेव को बदलने की, हमारे देश का जो क्षेत्र आपके यहाँ दिया जाएगा और आपके यहाँ का क्षेत्र हमारे यहाँ आना चाहिए, बदलने की बात हुई थी ना, एनक्लेव को बदलने की बात हो रही है। तो उसके तहत में क्या हुआ, ये जो 16 मई 1974 का जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। क्यों, क्योंकि बोल दिया गया था कि संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा तभी हो सकेगा। तो संविधान में संशोधन कब लाया गया है, तो संविधान में संशोधन लाया गया है 2015 में लाया गया है। कब लाया गया, 2015 में लाया गया है। तो किसके तहत में, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या बताता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉन्क्लेव लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को बताता है, जो कि क्या बोलता है कि बांग्लादेश ने हमें कितना एनक्लेव्स दिया है, 51 दिया है, हमने कितना दिया है, 3 एनक्लेव्स उनको दिया, उन्होंने 51। और इसके तहत ये जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में, यदि एग्जाम में आएगा कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे, तो राज्य कौन कौन से सम्मिलित हैं इसमें, आसाम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये पूरा मुद्दा था कि यदि कुल मिलाकर के आपको जो याद करना है, ये तो मैंने एक बैकग्राउंड आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से व्यापम किस तरह से प्रश्न करता है और CGPSC और या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आएंगे, वो मैं आपको एक बहुत जल्दी एक ब्रीफ में बता देती हूँ। क्या है इसमें, क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि 100वें संविधान संशोधन में क्या है, तो आपको ये याद रखना है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, जो कि कब हुआ है, 2015 में हुआ है, जो कि एक्चुअल में ये कब हुआ था, 1974 में हुआ था। लेकिन उस समय पुष्टि नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब क्षेत्र को बदलने यानी कि देने की बात होती है, हमारे यहाँ का कोई क्षेत्र जो है दे दिया जाता है किसी भी अन्य देश को, तो उसे क्या माना जाएगा, संशोधन माना जाता है। और इसीलिए उस समय संशोधन नहीं किया गया था, केवल एक साइन, बस एग्रीमेंट साइन कर दिया गया था, केवल संशोधन, संविधान में संशोधन नहीं लाया गया था। तो उस संशोधन लाने के लिए 100वां संविधान संशोधन
अधिनियम लाया गया और उसके बाद में जो भी भूमि में जो भी विवाद चल रहे थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसका निपटान किया गया है पूरी तरह से कि ये क्षेत्र आप ले लीजिए, ये क्षेत्र हमें दे दीजिए, ऐसा करके हुआ है। ठीक, और फिर क्या बताया गया, यदि कहीं पे क्षेत्र यदि सीमा के निपटान की बस बात होगी, केवल बातों से सब कुछ हो जाएगा, तो उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। वहाँ पे कार्यपालिका निर्णायक के रूप में रहेगी और कार्यपालिका जो भी बोलेगी और उसकी बातों को माना जाएगा और वहाँ पे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत ही इसे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से यदि एक बार में ना समझ में आए तो रिपीटेड मोड में लेक्चर को सुनिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एग्जाम में एक एक पॉइंट आया हुआ पहले प्रीवियस जो बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये पूरे कंपाइलेशन के आधार पर ही ये पूरा ये सेशन है, तो आपको इसी तरह से याद करना है। साथ में यदि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की। इसकी फ्री PDF आप हमारी मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ ले सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।